दोस्तों, कुंभ का मेला हो और उसमें कोई चमत्कार ना हो, कोई अनहोनी ना हो, कोई घटना ना हो, कोई हादसा ना हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जहां इस बार के कुंभ में पहले ही दिन 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान करके रिकॉर्ड बनाया, वहीं पर 3,600 कुछ लोग ऐसे थे जो कि मेले में गायब हो गए, यानी कि भागम भाग में वो अपनों से बिछड़ गए। लेकिन इस बार मेले में ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है कि जिनको तुरंत ढूंढ कर उन्हें अपनों से मिला दिया गया। यानी कि शाम तक जो भी बिछड़े हुए लोग थे वो सारे लोग मिल गए। लेकिन दोस्तों, हर किसी के नसीब में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक बार बिछड़ गए कुंभ जैसे मेले में, वो फिर अपनों से कभी नहीं मिल पाते हैं। ऐसे ही एक घटना हुई थी पिछले बार के कुंभ में, 2013 का जब कुंभ लगा था प्रयागराज में। एक 11 साल की बेटी अपने माता पिता से हमेशा के लिए बिछड़ जाती है। लेकिन दोस्तों, ये चमत्कार ही था कि 12 साल बाद जो इस बार का कुंभ लगा था, उस कुंभ में वो फिर से अपने माता पिता को उसी जगह पर मिल गई जिस जगह से वो खोई थी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। पूरे 12 सालों के बाद आखिरकार वो बेटी अपने माता पिता से मिल तो जाती है, लेकिन इन 12 सालों के अंतर अंदर उसके साथ बहुत गलत हुआ। उसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी, वो ऐसे लोगों के हाथ लग जाती है कि दोस्तों, जिसे सुनने के बाद उसके माता पिता का कलेजा फट जाता है। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको भी इसे सुनने के बाद आप भी अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। लेकिन वो 12 साल तक कहाँ थी, क्या कर रही थी, क्या क्या हुआ उसके साथ, दोस्तों आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट की वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है 2013 की। गुजरात में एक परिवार रहा करता था जो कि एक बेहद ही गरीब परिवार होता है। माता पिता और दो बच्चे। वो ट्रेन पकड़कर 2013 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो कुंभ लगा था उसमें वो स्नान करने के लिए आते हैं। अब वो शाम को पहुंचते हैं तो मेले के बाहर जो तंबू वगैरह लगे थे, जो कैंप लगे थे, वहीं पर उन्हें थोड़ी सी जगह मिल जाती है और वो लोग वहीं पर अपनी रात गुजारते हैं। सुबह ये हुआ कि जैसे ही सुबह हुई, हम लोग जाएंगे गंगा जी के जो संगम है, जो गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम है, वहां पर हम लोग स्नान करेंगे और फिर उसके बाद फिर कुछ घूमेंगे टहलेंगे और फिर शाम को वो लोग ट्रेन पकड़कर वापस गुजरात जाने वाले थे। अब दोस्तों, उनका यही प्लान था। जो युवक था उनका नाम गंगाराम होता है और जो दो बच्चे थे, एक 11 साल का बेटे जिसका नाम बबीता होता है, एक 13 साल का बेटा होता है जिसका नाम विवेक होता है। उसके बाद जो पत्नी होती है उनका नाम शारदा होता है। तो ये लोग दोस्तों वहां पर रुकते हैं और सुबह सुबह जैसे उठते हैं, उनकी आंख खुलती है तो वो चले जाते हैं स्नान करने के लिए और वहां पर जाते हैं, स्नान वगैरह करते हैं और स्नान करने के बाद वो लोग चाय नाश्ता करते हैं। उसके बाद जो है, उनके जो पिताजी थे, जो गंगाराम थे, वो कहते हैं कि चलो थोड़ा घूम फिर लिया जाए, थोड़ा मेले में और भी कुछ देख लिया जाए। लेकिन जो बबीता थी जिसकी उम्र 11 साल की थी, वो दोस्तों थक चुकी थी। वो कहती है कि नहीं, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। सुबह ही आप लोगों ने मुझे जगा दिया, क्योंकि दोस्तों वो जब घर पर रहती थी तो जाहिर सी बात है कि वो 7-8 बजे तक सोती थी। इसीलिए वो कहती है कि नहीं, मुझे फिर उस जगह पर उसे उस जगह पर जहां जाना है, जहां वो जाकर आराम कर सके। लेकिन जो बेटा था 13 साल का विवेक, वो दोस्तों कहता है कि नहीं, मुझे घूमना है। वो घूमने की जिद पर अड़ा हुआ था और जो बबीता थी वो अपने माता पिता से कहती है कि मुझे आराम करना है। इस तरीके से दोस्तों उस भाई बहन में लड़ाई होता रहा, झगड़ा होता रहा। लेकिन माँ बाप भी चाहते थे कि 12 सालों के बाद कुंभ आता है, फिर पता नहीं आने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इतना खर्चा करके आए हैं तो कम से कम घूम लेना चाहिए। तो दोस्तों, वो लोग जो है वो बबीता की बातों को नजरअंदाज करते हुए, उसे संभालते हुए कहते हैं कि अभी चलेंगे चलेंगे, और फिर वो ये कहकर इस तरीके से घूमने लगते हैं। लेकिन जो बबीता थी वो जिद करने लगती है, वो चलते चलते रुक जाती है और उसके बाद कहती है कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं घूमना। और जब उसके माता पिता कुछ दूर निकल जाते हैं तो फिर वो दौड़कर उनके पास पहुंच जाया करती थी। ऐसे ऐसे करते हुए करीब 1 घंटा का समय बीत गया। ऐसे ही हजारों लोगों की भीड़ में वो चारों लोग भी घूम रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब उनको ये नहीं पता था कि उनके पीछे दो ऐसे लोग लगे हुए थे जो कि बच्चों को चुराने का काम करते थे, ऐसे ऐसी लड़कियों का उठाने का काम करते थे। उन लोगों को इस बारे में कुछ जानकारी नहीं थी और गंगाराम तो ऐसे ही घूम रहे थे। लेकिन 5 मिनट के बाद उन्होंने महसूस किया कि शायद बबीता जो है वो कहीं रुक गई है और अब की बार वो वापस नहीं आई और काफी देर भी हो गई। फिर वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो बबीता का कुछ अता पता ही नहीं था। वो लोग जो है अब इसे उधर उधर ढूंढने लगते हैं, बबीता बबीता चिल्लाने लगते हैं।
लेकिन दोस्तों वो वहां से गायब हो चुकी थी। वो लोग सोचते हैं कि शायद वो तंबू में चली गई हो, लेकिन वो अकेले वहां भी नहीं जा सकती थी क्योंकि तंबू का रास्ता जो था वो टेढ़ा मेढ़ा था। फिर वो लोग दौड़कर जाते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं, तंबू में जाकर देखते हैं उस जगह पर, तो बबीता वहां पर भी नहीं थी। उसके बाद वो खोया पाया जो केंद्र होता है वहां पर जाते हैं और वहां पर जाकर शिकायत करते हैं कि मेरी ऐसी ऐसी बेटी है और उसका नाम बबीता है और उसकी उम्र 11 साल की है, गोरी है, सुंदर है, लेकिन वो गायब हो गई है। अब वो लोग मेले में अनाउंसमेंट करते हैं, माइक में बोलते हैं कि ऐसा कोई बच्चा मिले, ऐसी कोई लड़की मिले तो उसको कृपया किसी भी कैंप में पहुंचा दे और कैंप का जो नंबर था वहां पर पहुंचाने के बाद वहां कैंप का नंबर बता दे। लेकिन दोस्तों हर तरफ ढूंढने वाले थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन दोस्तों अब जो कई लोग खोए थे वो मिल जा रहे थे, लेकिन बबीता एक ऐसी थी जो कि शाम हो चुकी थी और नहीं मिली थी। जब अगले दिन सुबह सुबह तक नहीं मिली तो माता पिता जो कि उसी शाम उनको ट्रेन पकड़कर गुजरात जाना था, लेकिन फिलहाल वो नहीं जाते हैं। अगले दिन जो है वो पुलिस स्टेशन पर जाते हैं और बकायदा उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और उसके बाद जो पुलिस थी वो उसे ढूंढने में लग जाती है। अब दोस्तों पुलिस जो है वो ढूंढ रही थी लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। माता पिता भी परेशान थे, माँ का रो रो कर बुरा हाल था। 3-4 दिन बीत जाते हैं, कोई अता पता नहीं है, ऐसे ही करके 1 सप्ताह बीत जाता है। बबीता का अब तक कोई पता नहीं था कि आखिर वो गई तो गई कहाँ। उसके बाद वो लोग थक हार कर अपने घर चले जाते हैं गुजरात और पुलिस वाले बोलते हैं कि जाइए, जैसे ही वो आप मिलेगी उसके बारे में अगर कोई भी अपडेट आता है तो हम आपको जो है वो सूचना दे देंगे। अब दोस्तों उनके पास कोई फोटो भी नहीं थी कि जो उनको वो दे सके कि हाँ ये मेरी बेटी है, क्योंकि उनके पास मोबाइल वगैरह था नहीं। 2013 की ये बात है दोस्तों, स्मार्टफोन नहीं था, छोटे फोन थे उनके पास और उसका कोई फोटो भी हाल फिलहाल का उनके पास नहीं था। बचपन का एक फोटो था जो कि 2-3 महीने बाद जो बबीता के पिताजी थे वो पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं प्रयागराज में और कहते हैं कि ये जो है वो मेरी बेटे की फोटो है। लेकिन उस फोटो से 11 साल की बच्ची का मिलना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था, इसीलिए पुलिस वाले कहते हैं कि ये तो किसी काम का नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग तलाश कर रहे हैं, आपकी बेटी का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जैसे ही मिलेगा आपको सूचना दे दी जाएगी। अब फिर जो गंगाराम थे वो थक हार कर गुजरात वापस लौट जाते हैं, अपने घर लौट जाते हैं और फिर धीरे धीरे रो गा कर वो उस बेटी को अब संतोष कर लेते हैं। दोस्तों 3-4 साल बीत गए, कई बार जो गंगाराम है वो गुजरात से इलाहाबाद आते, उत्तर प्रदेश आते और अपनी बेटी का पता लगाते हैं, पुलिस थाने पर जाते हैं, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिलती। अब एकदम से थक हार चुके थे, वो समझ चुके थे कि अब उनकी जो बेटी है वो अब कभी नहीं लौट के मिलेगी और फिर उसके बाद उनको अब वो मजदूरी मेहनत करने लगते थे, अपना काम करने लगते हैं और संतोष मान लेते हैं। इधर जो बेटा विवेक था वो बड़ा हो रहा था धीरे धीरे। दोस्तों 12 साल का वक्त ऐसे ही बीत जाता है, 2025 आ गया, उसे कुंभ, उस कुंभ से लेकर इस महाकुंभ का समय तक आ जाता है। अब दोस्तों महाकुंभ का समय आ जाता है। जो बबीता की माँ थी वो अपनी बेटी को याद कर करके रो रही थी। वो अपने पति से कहती है कि मुझे बबीता की बहुत याद आ रही है और एक बार चलो गंगा मैया से चलकर मैं उनसे पूछूंगी कि आखिर हम लोगों ने ऐसा क्या पाप किया था, हम लोग यहाँ पर कौन सा पाप करने आए थे कि उन्होंने मेरी बेटी को हमसे छीन लिया। चल के उन्हीं से मांगूंगी, उन्हीं से मैं शिकायत भी करूंगी। लेकिन जब गंगाराम ये बात सुनते हैं तो वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं कसम खा चुका हूं कि मैं अब कभी कुंभ नहीं जाऊंगा और अब मैं नहीं जा सकता हूँ। कुंभ जाने की वजह से ही हमसे हमारी बेटी बिछड़ गई। लेकिन अब वो जो महिला थी उनकी पत्नी वो जिद पर अड़ जाती है। वो कहती है कि नहीं, मुझे अपनी बेटी की याद ताजा करनी है, भले ही मैं जाऊंगी और उस जगह पर ही जाऊंगी, कम से कम रो लूंगी, बिलखूंगी उसके लिए, तड़पूंगी उसके लिए, मेरा मन कर रहा है, मेरा वहां पर जाने का मन कर रहा है। अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी और अगर मैं अकेली चली गई तो जैसे आपने बेटी को खो दिया वैसे आप मुझे भी खो दोगे। अब जो गंगाराम है वो सोच में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये कहे तो सही ही रही है, अगर ये अकेली जाएगी तो पता नहीं ये भी कहाँ चली जाएगी। तो इसीलिए वो लोग प्लान बनाते हैं कि चलो ठीक है, एक बार फिर से चलते हैं कुंभ में, कम से कम एक बार नहा कर ही चले आते हैं। वो लोग आने का प्लान बनाते हैं, लेकिन दोस्तों उन्हें नहीं पता था कि इस कुंभ में उनके साथ जो घटना घटने वाली है वो यकीनन किसी के भी यकीन करने से कम नहीं होता। उन्हें खुद अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें जिंदगी में फिर से इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। खैर वो लोग आने का प्लान बनाते हैं, लेकिन जो विवेक था
अब उसकी उम्र करीब 25 साल की हो गई थी। वो पिछले कई सालों से अहमदाबाद तो कभी मुंबई ऐसे ही इधर-उधर काम करता था, तो इस समय वो मुंबई में है। उसने अपने माता-पिता से कहा कि ठीक है, मैं पैसा वगैरह भेज देता हूँ। जाइए आप लोग वहां से घूम आइए। अब दोस्तों वो लोग ठीक पिछली बार की तरह इस बार भी ट्रेन पकड़ते हैं और उसके बाद वो इलाहाबाद आते हैं, प्रयागराज आते हैं और फिर वहां पर तंबू वगैरह लगा हुआ था, तो वहीं पर आकर वो लोग शरण लेते हैं और फिर उनका प्लान था कि चलो कल सुबह स्नान करेंगे। लेकिन इस बार उनके मन में कोई हौसला नहीं था, कोई उत्साह नहीं था, क्योंकि हर कदम पर जो बबीता थी उसकी यादें उनको कचोट रही थी और ऐसे लग रहा था कि जैसे कि कोई उसे खींच कर ले जा रहा हो, या फिर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो गंगा जी में डूब रही हो। तरह तरह के आशंकाएं उनके मन में जो है वो उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि उन्हें एक्चुअली में पता ही नहीं था कि उनकी बेटी के साथ हुआ क्या था। तो इसीलिए जो है उनके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। इसीलिए बबीता की जो माँ शारदा थी वो बात बात पर रोने लगती है और जो उनके पति थे गंगाराम वो भी रोने लगते हैं। लेकिन वो संभालते कहते हैं कि मत रो, क्यों रो रही हो? अब दोस्तों क्या होता है कि अगले दिन 14 जनवरी की ये बात है कि वो लोग नहाने के लिए गंगा जी में गए और डुबकी लगाकर वो लोग जैसे ही आ रहे थे तो दोस्तों लाखों लोगों की भीड़ थी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि सामने जो है उनकी बेटी उन्हें मिल जाती है। बबीता जो है जैसे ही देखती है अपने माँ को, वो पहचान जाती है और उनके गले से लिपटकर वो रोने लगती है। कहती है कि मुझे पता था कि आप लोग ज़रूर आएँगे। अब जैसे उसकी माँ देखती है, गंगाराम देखते हैं, वो भी रोने लगते हैं। वो लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं, उन्हें अपनी आँखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। क्योंकि दोस्तों बबीता उनके गले से लिपट कर रो रही थी। उसके बाद वो पूछते हैं कि बेटी तुम कहाँ खो गई थी? क्या हो गया था तुम्हारे साथ? और सब कुछ वो लोग उससे पूछते हैं। लेकिन दोस्तों तभी एक लड़का आता है, वो उन लोगों से नमस्ते कहता है और फिर वो बबीता से पूछती है कि ये कौन है? तो बबीता कहती है कि यही मेरा सब कुछ है और इसी के सहारे तो मैं आज तक जिंदा हूँ। अब दोस्तों जब वो लोग अपनी बेटी की मिलने की खुशी, जब वो अपने बेटे विवेक से वो लोग सोचे कि विवेक को बता देते हैं, तभी दोस्तों बबीता जी थी वो मना कर देती है। वो कहती है कि नहीं मम्मी, किसी को भी फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब आप लोगों के लायक नहीं हूँ। उसके बाद कहती है कि चलिए कहीं बैठते हैं और फिर उसके बाद दोस्तों वो अपनी कहानी बताती है। एक जगह एकांत में वो लोग जा कर के बैठ जाते हैं। उसके बाद जो वो कहानी बताती है उसे सुनने के बाद उसके माँ-बाप का कलेजा फट जाता है। दोस्तों उस दिन जब वो उनके पीछे-पीछे भाग रही थी, बात-बात पर वो रुक जा रही थी, तभी दोस्तों 2 लोग उसका पीछा कर रहे थे और जब वो लोग देख रहे थे कि बेटी इनकी जो ये लड़की है, वो ऐसे-ऐसे जिद पर अड़ी हुई है, तो वो लोग उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि चलो तुम्हें आराम करना है तो जहाँ तुम्हारा झोला वगैरह सामान रखा हुआ है, वहीं बगल में हमारा भी रखा हुआ है। हम लोग जा रहे हैं तो चलो तुम भी वहीं पर सो जाना। अब दोस्तों जो बबीता थी वो उनके बातों पर यकीन कर लेती है और वो उसके बाद उनके साथ चल देती है। लेकिन दोस्तों उसे नहीं पता था कि वो लोग कौन हैं और उसके साथ क्या करने वाले हैं। वो लोग कोई चीज उसे सुंघा देते हैं जिससे कि वो अपनी सुध-बुध खो देती है और उसके बाद वो उस जगह ना ले जा करके मेले से बाहर लेकर के जाते हैं और उसके बाद उसे पहले से ही एक कार उनका इंतजार कर रही थी। वो लोग उसको लेकर उसमें बैठ जाते हैं और उसका वो लोग अपहरण कर लेते हैं। उसके बाद वो लोग बिहार लाते हैं। बिहार से उसे पश्चिम बंगाल ले जाया जाता है और दोस्तों फिर उसके साथ जो होता है वो बहुत ही बुरा होता है। ये तीनों ही लोग उसके साथ जो भी गलत काम करते थे, उसके बाद से इसे कोठे पर भेज देते हैं, जहां पर वो 6 सालों तक रहती है। यानी कि 2013 से 2019 तक कोलकाता में दोस्तों उसे वेश्यावृत्ति करना पड़ता है। अब दोस्तों उसके बाद जब 6 साल बीत जाते हैं, तो वो लोग उसे फिर दिल्ली भेज देते हैं और दिल्ली में जाकर के उसे यही काम करना पड़ता है, उसे कैद करके रखा जाता है। कोई बाहरी संपर्क उससे नहीं होने दिया जाता था और दोस्तों उसके साथ जो-जो कुछ हुआ वो बता भी नहीं सकती थी कि क्या-क्या हुआ। अब दोस्तों जब उसे बबीता को दिल्ली के कोठे पर 4 साल बीत गया, तो एक लड़का जिसका नाम संजय होता है, जो कि बिहार का रहने वाला था, वो दिल्ली के कनॉट प्लेस में काम करता था और उसका कोठों पर आना-जाना था। इसी दौरान उसकी मुलाकात बबीता से होती है और बबीता का रेगुलर कस्टमर बन जाता है। कई बार आने-जाने के दौरान दोनों में बातचीत होती है और वो जो है बबीता की जब आप बीती सुनता है तो उसके दिल पर बड़ा ही चोट लगती है और उसके बाद वो बबीता की वहां से निकालने के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि बबीता से उसे प्यार हो चुका था। उसके बाद दोस्तों जो उस कोठे का
मैनेजर था या दलाल था, जो कुछ भी उसे कहे, जिसके साथ कभी बबीता बाहर निकलती थी, जिसकी निगरानी में ही निकलती थी वो, कुछ भी अगर उसे ज़रूरत होती थी, इलाज वगैरह कुछ के भी, तो वो उसी के साथ हमेशा एक बंदे के साथ ही वो जाती थी, जो कि उसे साथ लेकर जाता था और फिर से साथ लेकर वापस भी आता था। संजय जो है वो उससे मुलाकात करता है और उससे कहता है कि भाई कुछ पैसा ले ले और इस लड़की को तू मेरे हवाले कर दे। दोस्तों वो बात करता है तो वो उसे 5 लाख रुपए की मांग करता है, लेकिन संजय कहता है कि मेरे पास 5 लाख रुपए नहीं है, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। कुल मिला करके 2 लाख रुपए में बात जो है वो डन की जाती है और उसके बाद वो एक बार उसे निकालता है और फिर उसके बाद पीछे से धीरे से वो उसे लेकर के चला जाता है और उसके बाद दोस्तों वो लोग एक मंदिर में जाकर उसे शादी कर लेते हैं। संजय और बबीता की शादी 2023 में दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और उसके बाद दोस्तों वो लोग कुछ दिन दिल्ली में रहते हैं और फिर वो लोग उसके बाद अपने बिहार गांव लेकर के उसे चला जाता है। लेकिन इस बीच संजय ने उसे कई बार कहा कि चलो तुम्हारे घर चलता हूँ, तुम्हारे माँ बाप से तुम्हें मिलवा लाता हूँ, लेकिन दोस्तों लोक लाज की डर से वो अपने घर नहीं ला जाती है, ना हुई अपने माँ बाप के पास जाती है, क्योंकि वो कहती थी कि मेरे माता पिता तो मुझे मारा हुआ मान ही चुके होंगे और वैसे भी मेरी जिंदगी अब ऐसी है कि मैं इस हालत में उनके पास नहीं जा सकती। लेकिन संजय उसे लाख समझाता रहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे साथ मजबूरी की वजह से हुआ, अपनी मर्जी से नहीं किया। लेकिन वो हमेशा यही मानती रही कि वो अपने माँ बाप के सामने अब नहीं जा सकती है। लेकिन दोस्तों जब 2025 का कुंभ आता है तो जैसे उसकी माँ उसके लिए तड़प रही थी, वैसे ही बबीता भी अपने माँ बाप के लिए तड़प रही थी। वो कहती है कि एक बार मैं उस मेले में जाऊंगी और क्या पता मेरे माता पिता भी वहां पर आए। दोस्तों पता नहीं कैसे उन लोगों के दिमाग में, उनके मन में कौन ये बात बैठा दिया था कैसे ये बात बैठ गई थी कि जो माँ सोच रही थी वही दोस्तों बबीता भी सोच रही थी। उसके बाद वो संजय जो था वो उसे लेकर के आता है और फिर उसके बाद दोस्तों लाखों लोगों की भीड़ में, जो कि एक भूसे में सुई ढूंढने के बराबर था, दोस्तों वहां पर अचानक से ये लोग एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। किसी चमत्कार से दोस्तों ये कम नहीं था और फिर जैसे ही बबीता देखती है अपनी माँ को तो वो रोने लगती है और फिर इन दोनों की मुलाकात होती है। जब उसकी कहानी सुनते हैं उनके माता पिताजी और संजय के, वो लोग पैर पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि बेटा, उसे आशीर्वाद देते हैं, वो लोग उसे दुआ देते हैं, कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बचाई, हम तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। लेकिन अब मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, उसके बाद कुछ दिन बाद तुम इसे अपने घर ले जाना। दोस्तों हाल फिलहाल वो लोग अभी प्रयागराज में ही हैं और विवेक जो है वो भी मुंबई से अपनी बहन की खबर सुनकर फिर प्रयागराज में आने वाला है। उसके बाद ये लोग जब वहां पर इकट्ठा होंगे उसके बाद फिर ये लोग अपने घर जाएंगे। तो दोस्तों ये रही कहानी। इस वीडियो को बनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, ना ही किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना था। बस आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था और आपको बताना था कि वाकई में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह की कहानियों के लिए। तो फिर मिलूंगी कल आपसे एक और नई सच्ची और अच्छी कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।